पूरी दुनिया में अमेरिका के मादुरो मॉडल की बड़ी चर्चा हो रही है। आपने सुना होगा भारत में भी कुछ नेताओं ने सवाल उठाए कि भाई इंडिया भी पाकिस्तान में घुस जाए, आसिम मुनीर को उठा लाए, आसिम मुनीर हाफिज सईद को उठा लाए, मसूद अजहर को उठा लाए, दाऊद इब्राहिम को उठा लाए। ये जो मादुरो मॉडल है अमेरिका का, इसको लेकर बहुत तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला में जो किया उसको कोई भी इंसान सही नहीं कह सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या दूसरे देश भी इसी मॉडल पर चलेंगे? क्या चीन भी यही मॉडल अपनाएगा? और अगर चीन ने ठीक अमेरिका वाला मॉडल अपना लिया तो फिर ताइवान का क्या होगा? और अगर ताइवान पर हमला किया तो फिर अमेरिका का क्या होगा? अमेरिका फिर इस कार्रवाई को गलत कैसे कहेगा? क्योंकि अमेरिका ने पहले ही वो कदम उठा लिया वेनेजुएला के खिलाफ। इसलिए चाइना में एक बात जो इस वक्त सबसे ज्यादा कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि अमेरिका की तरह ही ताइवान में घुसकर वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप को अरेस्ट किया जाए और ताइवान को चीन का अभिन्न अंग घोषित कर दिया जाए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यानी एक और जंग की तैयारी। और खबर तो सोर्सेज के हवाले से यह भी है कि अभी हाल फिलहाल में ही जिस हिसाब से चाइना ने ताइवान के बॉर्डर पर एक्सरसाइज की है, या ताइवान के इलाके में, समुद्री इलाके में जो एक्सरसाइज की है, उसे इसका ट्रेलर माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चाइना ताइवान में इन्वेड कर दे, क्योंकि वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को जबरन गिरफ्तार कर अमेरिका ने एक नया सियासी गेम शुरू कर दिया है। जियो पॉलिटिकल गेम आप इसे कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसका नाम है मादुरो मॉडल जियो पॉलिटिकल गेम। सीधे तौर पर किसी देश के नेताओं को घेरकर सत्ता पलटने की रणनीति। चीन इस मॉडल को अडॉप्ट करने की सोच रहा है, क्योंकि वहां पब्लिक इस मॉडल को अडॉप्ट करने की बात कर रही है, खासकर ताइवान को लेकर। सोशल मीडिया और एक्सपर्ट्स में इस बात की चर्चा है कि चीन भी इसी मॉडल का इस्तेमाल करे और किसी धमाकेदार ऑपरेशन के जरिए ताइवान को चीन में शामिल कर लिया जाए और वहां के पॉलिटिकल रिजीम को बंधक बना लिया जाए। अब चिंता पूरी दुनिया में इस बात की है कि चीन क्या इस तरह की कार्रवाई कर सकता है, और अगर चीन ने ऐसी कार्रवाई की तो फिर क्या होगा। खासतर तौर पर ताइवान को लेकर आशंका काफी बढ़ गई है, जिसे चीन कहता है कि वो हमारा हिस्सा है और इस पर वो कई बार हमला करने की धमकी दे चुका है। हाल ही में चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरते हुए बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास किया, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। ये फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते, देखिए चारों तरफ बहुत बड़े लेवल पर वॉर एक्सरसाइज, चाइना की वॉर एक्सरसाइज की तस्वीर है जो ताइवान के इर्द गिर्द हो रही है। और खबर यह है कि ताइवान पर कोई बड़ा मूव ले सकता है चाइना बहुत जल्द। जो वॉर एक्सरसाइज इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल चीन ने इसे अंजाम दिया था। इसने ताइवान को चारों तरफ से घेरते हुए इस एक्सरसाइज को संपन्न किया और इसने चीन के मंसूबे को साफ उजागर कर दिया। चीन ने यह कदम अमेरिका की ओर से ताइवान को 11.1 अरब डॉलर के हथियार पैकेज देने के बाद उठाया था। वो डील क्या थी, उस डील पर भी नजर डाल लीजिए। अमेरिका ने 11.1 अरब डॉलर के बड़े हथियार सौदे को मंजूरी दी, जिसमें हिमार्स, होवित्जर, मिसाइल, ड्रोन टेक्निक, ड्रोन्स, सब कुछ शामिल थे। और अब तक के सबसे बड़े हथियार पैकेज के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जिससे ताइवान की आर्मी पावर में बड़ा उछाल आया है, क्योंकि अमेरिका एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम देने को तैयार हो गया है। चीन की बढ़ती आक्रामकता का जवाब डील में एयर डिफेंस और नेवल हथियार शामिल किए गए। वॉशिंगटन कह रहा है कि ताइवान की सेल्फ डिफेंस हमारी प्राथमिकता है, जबकि बीजिंग ने इसमें बहुत कड़ा रिएक्शन दिया। बीजिंग ने कहा कि यह हमारी संप्रभुता पर हमला है। इसे एशिया पैसिफिक में तनाव बढ़ गया है और चीन अमेरिका के बीच टकराव के संकेत देखे जा रहे हैं। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी न केवल अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल कूटनीति में हलचल मचाई है, बल्कि चीन में भी एक गहरी चिंता और सवाल को जन्म दे दिया है।
चीनी सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया, मादुरो की रिहाई की मांग की, लेकिन देश के सोशल मीडिया पर इससे बिल्कुल उलट एक तस्वीर बन रही है। कई यूजर्स कह रहे हैं कि अमेरिका के इस खुले कदम की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं चीन को भी ऐसा ही करना चाहिए और ताइवान के खिलाफ भी ऐसे ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ताइवान की स्थिति वेनेजुएला से अलग है। वेनेजुएला में मादुरो को वैसा सपोर्ट नहीं था, जबकि ताइवान एक कंप्लीट डेमोक्रेसी है। ताइवान वर्सेस वेनेजुएला में मुख्य अंतर क्या है, इसको देखते हैं। हाल की घटना में अगर देखें तो ताइवान में लोकतंत्र और स्वतंत्र प्रशासन है, जबकि वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता थी और मादुरो का शासन भी विवादित माना जा रहा था। पॉइंट नंबर 2 अगर देखा जाए तो यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि ताइवान के पास आर्मी की पावर भी काफी ज्यादा है। ताइवान की सीमित मान्यता है, लेकिन चीन इस पर अपना दावा करता है। वेनेजुएला की व्यापक मान्यता है, लेकिन आर्थिक संकट में फंसा हुआ देश है क्योंकि सैंक्शंस बहुत लगे हुए हैं। चीन का क्षेत्रीय दावा है और सैन्य खतरा भी ताइवान पर है। वेनेजुएला को चीन का सैन्य और राजनीतिक समर्थन हासिल है। इसके अलावा रणनीतिक और सैन्य समर्थन ताइवान को अमेरिका देता है, जबकि वेनेजुएला मादुरो के खिलाफ कार्रवाई और ऑपरेशन करता है अमेरिका। अगर चीन के खिलाफ एकजुटता ताइवान दिखाता है तो वहीं वेनेजुएला में मादुरो समर्थक और विरोधियों में विभाजन है, यानी देश बटा हुआ है। इसके बाद चीन के सैन्य अभ्यास और तनाव बार बार देखे जाते हैं ताइवान के आसपास। वेनेजुएला की बात करें तो मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है। यानी सबसे मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है वेनेजुएला में, जबकि ताइवान एक एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी है और सस्टेनेबल और पावरफुल डेमोक्रेसी है। ताइवान में इस तरह की कार्रवाई वहां की जनता को चीन के खिलाफ और एकजुट कर देगी। मादुरो की गिरफ्तारी चीन के लिए शर्मिंदगी भी मानी जा रही है, क्योंकि वेनेजुएला ने चीन और रूस से महंगे हथियार खरीदे जो अमेरिकी हमले को रोकने में नाकाम रहे, और इससे चीन की सैन्य तकनीक और उसके समर्थन पर भी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से जोड़कर देखा जा रहा है कि वो अमेरिका को पहले रखते हैं। आलोचकों का कहना है कि यह ताकत के दम पर फैसला लेने की नीति है, जिससे दुनिया ज्यादा से ज्यादा अस्थिर हो सके। अमेरिका के पिछले सैन्य हस्तक्षेप वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान उदाहरण बन जाते हैं, जिसका अंत ठीक नहीं रहा। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका वेनेजुएला में लंबे समय तक उलझता है तो क्या इससे चीन को ताइवान पर कदम उठाने का मौका मिलेगा? अमेरिका की थकी हुई जनता और बटी हुई राजनीति ताइवान की सुरक्षा को कमजोर कर सकती है। वहीं चीन के सीनियर एनालिस्ट विक्टर गाओ का कहना है कि ताइवान का मुद्दा पूरी तरह चीन का आंतरिक मामला है, इसमें अमेरिका को अपनी नाक नहीं घुसेड़नी चाहिए। लेकिन वेनेजुएला की घटना को वो कानून की ताकत कह रहे हैं, यानी कि अमेरिका इसे जस्टिफाई कर रहा है। तो फिर चाइना का ताइवान पर दावा भी जस्टिफाई होना चाहिए। इस हिसाब से दादागिरी सिर्फ क्या अमेरिका की चलेगी? कल को चाइना कहेगा कि हम भी अपने इलाके में अपनी दादागिरी चलाएंगे। यही है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट। एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई देता ताइवान, अमेरिका, और दूसरी तरफ हर हाल में कब्जे का ख्वाब देखता अमेरिका और चीन। ताइवान साफ कह चुका है कि हम एक डेमोक्रेसी हैं, आजाद डेमोक्रेसी हैं, हम एक सॉवरन स्टेट हैं, जरूरत पड़ी तो हथियार भी उठाएंगे। चीन का दावा है कि ताइवान हमारा है, रीयूनिफिकेशन होकर रहेगा चाहे जैसे भी हो। यानी साम दाम दंड भेद, चाहे डिप्लोमेसी, दबाव या फिर ताकत का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। जिनपिंग जानते हैं कि बीजिंग के लिए ताइवान एक राष्ट्रीय मिशन है और इस मिशन को आगे लोकतंत्र, आजादी और जनता की इच्छा सब इसके आगे बौनी पड़ जाती है। लेकिन ताइवान भी कम पावरफुल नहीं है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक छोटा देश है लेकिन इरादे बहुत बड़े हैं। आइए कुछ नजर डालते हैं आंकड़ों पर। एक्टिव सैनिकों की संख्या 2,15,000, रिजर्व सैनिकों की संख्या 15 लाख से ज्यादा है। थल सेना में अगर टैंकों की बात की जाए तो 1010 मिलिट्री व्हीकल, 19,668 थर्ड आर्टिलरी, 1,120
सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 300, रॉकेट आर्टिलरी 223, वायुसेना देख लीजिए कुल विमान 750 हैं, लड़ाकू विमान 286 हैं, ट्रांसपोर्ट कैरियर्स 19 हैं। नौसेना में भी देख लीजिए कुल वॉरशिप 93 हैं, डिस्ट्रॉयर 4 हैं, कवच 2 हैं, पनडुब्बियां 4 हैं और पेट्रोल शिप 40 ताइवान के पास हैं। लेकिन इसके आंकड़े में चीन को देखें तो चीन से मुकाबला करना ताइवान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीन एक मेजर पावर हो चुका है। एक्टिव सैनिकों की संख्या 20,35,000 है। आप सोचिए, वहां तो रिजर्व सैनिक और एक्टिव सैनिक भी आप ताइवान में मिला दे तो यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। रिजर्व सैनिकों की संख्या हालांकि कम है, 5,10,000। थल सेना में टैंक 5,000 है, मिलिट्री व्हीकल ही 1,74,000 है, टोड आर्टिलरी 1,434 है, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी जो है वो 3,850 है, रॉकेट आर्टिलरी 3,180। वायुसेना में भी देख लीजिए कुल विमानों की संख्या 3,304, लड़ाकू विमान 1,207, अटैक एयरक्राफ्ट 371, ट्रांसपोर्ट 289 और ट्रेनर तो 402 है। नौसेना भी देख लीजिए आप, कुल 730, जिसमें डिस्ट्रॉयर 49, कॉर्वेट 72, पनडुब्बियां 61 और पेट्रोल शिप 150। अगर हम ताइवान को नक्शे पर देखें तो यह एक बहुत छोटा सा द्वीप नजर आता है, लेकिन मत भूलिए यही छोटा सा टापू दुनिया की इकोनॉमी को दिल देता है, यानी कि उस इकोनॉमी की धड़कन को कंट्रोल करता है। तो क्या है ताइवान की आर्थिक अहमियत, जो किसी महाद्वीप से कम नहीं है? और यही वजह है कि चीन भी ताइवान का लोहा मानता है, क्योंकि ताइवान के पास है तकनीक का खजाना, वो खजाना जो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को चलाता है। जैसे आप अभी जो टीवी देख रहे हैं, इसके पीछे भी जो चिप लगी हुई है उसमें मेड इन ताइवान लिखा हुआ है। फिर चाहे वो आज की युग की कारें हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, मिसाइल सिस्टम हो, डिफेंस सिस्टम हो, यहां तक कि स्पेस टेक्नोलॉजी तक, सब कुछ इस खजाने पर ही टिका हुआ है। और इसलिए ताइवान पर चीन कब्जा चाहता है। लेकिन चीन की दलील क्या है? खुल के बात कहेगा नहीं चीन, हाँ मैं लालची हूं, मुझे ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स और जो ताइवान की टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, वो सब कुछ चाहिए। तो चीन बहाने बनाता है। चीन कह रहा है कि वन चाइना पॉलिसी, चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, कहता है रीयूनिफिकेशन होकर रहेगा। फिर सामरिक पकड़ होने की बात कहता है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ताइवान पर कब्जा मतलब पश्चिम प्रशांत पर चीन की पकड़ मजबूत होना और इस इलाके में अमेरिका कमजोर पड़ना। लेकिन पेच यहां है कि लोकतंत्र बनाम कम्युनिज्म की इस लड़ाई में कौन किधर रहेगा, क्योंकि ताइवान लोकतंत्र है, चीन नहीं चाहता कि उसके सामने यह मॉडल सफल नजर आए, क्योंकि फिर चीन के लोग भी इसी मॉडल की मांग करेंगे। आर्थिक सुपर पावर का गेम। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर हब है, चिप्स की सप्लाई चेन पर पकड़ है। अमेरिकी गठजोड़ तोड़ना। अमेरिका जापान क्वाड के प्रभाव को कम करना चाहता है चीन। आंतरिक राजनीति और राष्ट्रीयता। चीनी जनता में राष्ट्रवाद को भड़काकर अपनी सत्ता को मजबूत रखना चाहते हैं जिनपिंग। सैन्य शक्ति दिखाने का मौका। एशिया प्रशांत में सुपर पावर के तौर पर दावा मजबूत करना। इतिहास का हवाला चीन देता है और कहता है कि ताइवान का मिशन 1949 से अधूरा है, जिसे हर हाल में पूरा करना है। कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, वो तो ये भी कहती है कि इसी साल अपना ऑपरेशन चाइना शुरू कर देगा। जबकि चाइनीज इंटेलिजेंस के कई अधिकारी ऑलरेडी ताइवान में हैं और वो इस प्लान पर काम कर रहे हैं। लेकिन ताइवान भी इतना हल्का मुल्क नहीं है। दुनिया में बनने वाली हाई एंड चिप्स का बड़ा हिस्सा ताइवान से ही आता है और ताइवान इस पर राज करता है। कंपनी का नाम है TSMC, एक ऐसी कंपनी जिसके बिना दुनिया की फैक्ट्रियां मिनटों में ठप हो जाएंगी। यानी साफ है कि ताइवान सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि ग्लोबल टेक पावर का द्वीप। और चीन इस बात को समझता है कि अगर चीन के कब्जे में ताइवान आ गया तो आधी दुनिया पर कंट्रोल की चाबी उसी के पास होगी। यही वजह है कि बीजिंग कभी रीयूनिफिकेशन की बात करता है तो कभी वन चाइना पॉलिसी की बात करता है और ताइवान पर हमेशा दबाव बनाता है।
और इसी टकराव ने दुनिया का सिरदर्द बढ़ा दिया है, क्योंकि ताइवान पर कब्जा सिर्फ एक जमीन का मुद्दा नहीं रहेगा। ये टेक वॉर बन सकता है, ये अमेरिका चाइना जंग की वजह बन सकता है, यह अमेरिका के एक और युद्ध में कूदने की वजह बन सकता है। हजारों लाखों की जान जा सकती है और इसी दांव में पूरी दुनिया फंसी हुई, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भी फंसी हुई। ताइवान वर्सेस चीन में कौन किसके साथ खड़ा है, यह भी जान लीजिए। रूस के साथ उत्तर कोरिया, म्यांमार, पाकिस्तान, क्यूबा, सर्बिया, वेनेजुएला, चाइना, जिम्बाब्वे जैसे कई देश खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं रूस को या अमेरिका को। वहीं अमेरिका ताइवान को हथियार और सैन्य समर्थन देता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ताइवान की सुरक्षा को अपनी सुरक्षा मानते हैं। यूरोप के भी कई देश ताइवान के समर्थन में। चीन के दबाव के खिलाफ ये सारे देश अब एक तरफ आ रहे हैं। ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अजीब स्थिति है। आधिकारिक तौर पर दुनिया के केवल 12 देश ही उसे एक आजाद देश मानते हैं। इनमें बेलीज, ग्वाटेमाला, हैती, पैराग्वे और सेंट लूजिया जैसे छोटे देश शामिल हैं। भारत और अमेरिका जैसे बड़े देश भी वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान के साथ सीधे राजनयिक संबंध नहीं खत्म करना चाहेंगे। लेकिन इस बीच जो वॉर एक्सरसाइज हुई है उसकी तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि चीन का मकसद इसके पीछे क्या है, आखिर चीन क्या चाह रहा है, इसको डिकोड करेंगे इस तस्वीर के बाद। अब समझिए पर्दे के पीछे की कहानी। अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा अनौपचारिक समर्थक है। अमेरिका में बाकायदा ताइवान सिक्योरिटी एक्ट पास किया गया है, जिससे ताइवान को कोई खतरा ना हो। इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस भी जानते हैं कि अगर ताइवान गिरा तो अगला नंबर उनका हो सकता है। इसलिए जापान भी चाइना के खिलाफ बहुत मुखर होकर बोल रहा है और अपनी आर्मी को स्ट्रांग करने की बात कर रहा है। यूरोपीय संघ भी जानता है कि सेमीकंडक्टर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए ताइवान का फ्री रहना बहुत जरूरी है, वरना ताइवान अगर चाइना के कब्जे में गया तो फिर सेमीकंडक्टर्स पर, रेयर अर्थ मिनरल्स पर, मटेरियल्स पर सीधा सीधा चाइना का कब्जा हो जाएगा और चाइना इस पर मोनोपोली करेगा। इसलिए वो भी लोकतंत्र की रक्षा के बहाने ताइवान के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला में जो किया उसे नाम दिया मादुरो मॉडल। घुसो, ऑपरेशन करो, सत्ता बदल दो और वहां की राष्ट्रपति को हटा दो। और सवाल ये कि चीन भी ताइवान के साथ यही गेम खेल सकता है। और क्या चीन का ब्लूप्रिंट तैयार है? चीन कैसे कब्जा कर सकता है? अगर चीन चाहे तो नौसैनिक नाकाबंदी ताइवान के चारों ओर कर सकता है, समुद्री घेरा बना सकता है और ताइवान की सप्लाई लाइन दुनिया से काट सकता है। इसके बाद एयर स्ट्राइक और मिसाइल अटैक की रणनीति शुरू होगी, जिससे ताइवान के अहम ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, जैसे कि आर्मी स्टैब्लिशमेंट, जैसे कि एयर बेस। फिर साइबर वॉरफेयर पावर पा जाए, जहां ग्रिड कम्युनिकेशन ठप करके फाइनेंशियल सिस्टम्स पर हमला किया जाएगा। स्पेशल फोर्सेस लैंडिंग महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा करने की कोशिश, राजनीतिक नेतृत्व को टारगेट किया जाएगा। एम्फीबियस इन्वेजन की बात भी कही जा रही है, समुद्र के रास्ते सैनिक उतारना, धीरे धीरे इलाके को कंट्रोल करना और इससे पहले मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना, डर का माहौल बनाना और सरेंडर के लिए मजबूर करना। और एक और कोशिश हो सकती है कि ताइवान के अंदर जो स्थिरता है उसको भड़का दिया जाए, प्रो चाइना ग्रुप्स को सक्रिय कर दिया जाए और लोकतांत्रिक सिस्टम पर सीधा हमला किया जाए, दबाव बनाया जाए। सोचिए कि अचानक ताइवान की सत्ता को अवैध करार दे दिया जाए, सुरक्षा के नाम पर स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए, कमांडोज भेज दिए जाएं, आर्मी भेज दी जाए, सिस्टम को कब्जा कर दिया जाए
और दुनिया के सामने सिर्फ एक बयान आया चाइना की तरफ से कि हमने शांति बहाल कर लिया, क्योंकि चीन पहले ही ताइवान के चारों ओर सैनिकों की घेरेबंदी कर चुका है और इससे पहले तिब्बत में चीन ने यही किया था। और अब ताइवान में मिसाइलें, जहाज, ड्रोन सब तैयार कर लिए हैं, कभी ड्रिल के नाम पर, कभी घेरेबंदी के नाम पर, कभी पेट्रोल के नाम पर, कभी सेमीकंडक्टर के नाम पर। मैसेज क्लियर है, चीन कह रहा है यह हमारी रेड लाइन है। तो क्या चीन हमले का रिस्क लेगा और ताइवान अगला वेनेजुएला बनेगा? आइए जानते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया पर क्या असर होगा? एशिया प्रशांत क्षेत्र में बड़ा भू राजनीतिक संकट पैदा हो जाएगा। अमेरिका और चीन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, आपस में टकरा सकते हैं और दो बड़ी इकोनॉमी अगर आपस में टकराई तो वर्ल्ड इकोनॉमी का कोलैप्स होना तय है। फिर आप देख लीजिए, इंडो पैसिफिक में सैन्य तनाव जो है वो चरम पर पहुंच जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका, जैसे कि मैंने आपको बताया, शेयर बाजार में भारी गिरावट, सप्लाई चेन पर तगड़ा असर होगा, तेल गैस के दाम में उछाल की आशंका है। टेक्नोलॉजी सेंटर भी हिल जाएगा, दुनिया की चिप इंडस्ट्री बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, डिजिटल जितनी भी चीजें, इंक्लूडिंग योर कार, रिमोट, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, जितने भी अप्लायंसेस हैं, फ्रिज, सब महंगे होने लग जाएंगे। ऑटोमोबाइल उत्पादन पर असर पड़ेगा। इंडिया पर भी इंपैक्ट आ सकता है क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट चैनल पर दबाव बढ़ेगा, आईटी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर महंगा हो जाएगा, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और सबसे बड़ी बात, एक और मानवीय संकट हमारे सामने होगा। शरणार्थियों की संख्या बढ़ सकती है, समुद्र और वायु मार्गों में बाधा हो सकता है, वैश्विक शांति को खतरा हो सकता है। अगर चीन और ताइवान में युद्ध हुआ तो सिर्फ दोनों देशों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका होगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें मुझे पता ही चला कि वैश्विक जीडीपी का लगभग 10% यानी कि $10 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट में। ऐसे में युद्ध तो हो जाएगा, लेकिन चीन भी भारी आर्थिक संकट में फंस सकता है, उसकी इकोनॉमी हिल सकती है। और ताइवान दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनियों का गढ़ है। अगर ये युद्ध में नष्ट हुआ तो चीन को जमीन तो मिल जाएगी, लेकिन असली फायदा चिप्स और टेक्नोलॉजी वो हासिल नहीं कर पाएगा। अब जिस एक्ट की बात मैं कर रहा था, ताइवान सिक्योरिटी एक्ट, जिसे ताइवान रिलेशन एक्ट कहा जाता है अमेरिका का, उसके बारे में भी जल्दी जान लीजिए क्यों अमेरिका बाध्य है ताइवान की रक्षा के लिए। ताइवान रिलेशंस एक्ट सीधा युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य तो नहीं करता है, लेकिन हां, अमेरिका को मजबूर जरूर करता है कि वो किसी भी हालत में ताइवान की सुरक्षा करेगा, ताइवान को हथियार देगा, ताइवान को मदद करेगा। इसका मतलब यह है कि चाइना अगर ताइवान में इन्वेड करता है तो अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों का सामना करना ही पड़ेगा। अब जो जरूरी सवाल है, क्या चीन इतना ताइवान पर बड़ा रिस्क लेगा? क्योंकि ताइवान कोई वेनेजुएला तो है नहीं, ये एक मजबूत लोकतंत्र है, वहां की आर्मी मजबूत है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे बड़े पावरफुल कंट्रीज का, और यहां किसी भी सैन्य कार्रवाई की कीमत सिर्फ ताइवान ही नहीं पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। देखना यह होगा कि अगला वेनेजुएला क्या ताइवान बनता है, क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ती है, या फिर चाइना अपना प्लान पोस्टपोन करता है और 2026 में कम से कम ये टकराव हम ना देखें या दुनिया इससे बच जाए। इस पर हमारी नजर रहेगी। अपडेट समाप्त तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।